जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आगे वाले पेपरों के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराया हूँगा, तो आज मैं फिर से आपके सामने, क्योंकि आज विज्ञान का पेपर था क्लास 10th का, तो आज मैं उस सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने मैं सारे प्रश्नों को लिखा होगा और इस प्रश्नों के अनुसार मैं उत्तर आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं। आप तुरंत उससे अपने आप को जांच लेंगे, अपने प्रश्न के उत्तर को छांट लेंगे कि आपने कौन सा विकल्प सही किया है, कौन सा विकल्प गलत किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है यानी रखी जाती है, तो छड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक छोटा सा चित्र मैं इधर बना देता हूं और ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि F1 है और इस स्थिति में मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रकाशीय केंद्र C है और यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखा, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी स्थिति में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब न बनकर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जितनी छोटी वस्तु है इससे कहीं बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो होगा आभासी, और कोई भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो सीधा बनेगा, सीधा, और कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा, अर्थात आपके पेपर में अगर इसमें से कोई विकल्प मैच कर रहा होगा तो वो विकल्प ही आपका सही होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं। पहला विकल्प है कि आभासी सीधा व छोटा, छोटा नहीं, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा। ठीक है, आपका बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो सही होगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर की हम बात करेंगे, तो दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F का मान दिया हुआ है, F बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर पूछ रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हमको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2F, मतलब 2 गुणे 10, 10 दूना के 20 सेंटीमीटर, अर्थात इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें विकल्प कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा, इसमें पहला ही विकल्प मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें ABCD जो है वो कैपिटल में बनाया है, तो आप कैपिटल में इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि एक प्रिज्म, इसमें भी मैं वही प्रश्न लिखा हूँ, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। विचलन कोण देखिए बच्चों, आपके सामने जो चित्र दिया गया है, ये हमारा चित्र, यहाँ पे मैंने उसी चित्र को बनाया हुआ है, जो ये हमारा चित्र इस पेपर में दिया गया है, तो विचलन कोण को हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा एक इस तरह से भी बनता है, ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल यस के आकार का। ठीक है, तो विचलन कोण हमारा ये होगा लेम्डा। ठीक, और ये जो विकल्प होगा वही आंसर सही होगा, अर्थात ये हमारा डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण क्या है। तो तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण, अगर वायुमंडल की हम बात करें तो वायु में अनेक वायु की सतह होती है, परतें होती हैं, और उन परतों में सघन माध्यम, विरल माध्यम होता रहता है। अर्थात वायुमंडल में वायु के अलग अलग परतों से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उस स्थिति में अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि कहीं पर सघन हो जाता है और कहीं पर विरल। इसलिए ये जो तारों के टिमटिमाने की बात करें तो जब भी हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर वायुमंडल से ही होकर हमारे नेत्र से प्रकाश किरण या फिर तारों से प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में आती है। तो इस स्थिति में यहाँ पे हम बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना। ठीक है, इसका कारण है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें विकल्प कौन है। इसमें तो पहला ही विकल्प है, तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो X और Y हमारे दो इधर स्तंभ दिए गए हैं, इसमें जो जो हमारा इधर नाम दिया गया है, इसका इधर चित्र है,
उस चित्र से इनको मैच कराना। अर्थात वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर में हमारा ये चिन्ह आ जाएगा वोल्ट मीटर का, ठीक है। प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और बंद कुंजी की बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और विद्युत सेल की बात करेंगे तो ये वाला, ठीक। अगर इसको हम मेल करें तो पहले का हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का हो जाएगा पहला, ठीक है, तीसरे का हो जाएगा, सॉरी चौथा यहाँ पे मिला दिए क्या, गड़बड़ मिला दिए, चौथा वाला यहाँ से यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरे का हमारा हो गया पहला और तीसरे का हो गया हमारा चौथा, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा हमारा चौथा और चौथे का हो जाएगा, चौथे का हमारा यहाँ से हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब ये जो विकल्प इसमें मैच कर रहा है वही आपका सही होगा। इसमें पहले का चौथा दिया नहीं होगा, पहले का तीसरा ठीक है, दूसरे का पहला भी ठीक है, तीसरे का दूसरा दे दिया ये नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले का तीसरा ठीक है, दूसरे का पहला ठीक है, तीसरे का चौथा ठीक है, चौथे का दूसरा ठीक है। अर्थात हमारा डी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं कि इन पांचों क्वेश्चनों में आपके पांचों क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है वो व्यास की बात क्या है कि व्यास आधा हो रहा है, तो इस दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। हम जानते हैं कि जब तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब तार की मोटाई, मान लेते हैं कि इतना लंबा तार है तो इसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, लेकिन जब इस तार की लंबाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, परंतु इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है ना, तो घटेगा तो इसका क्षेत्रफल कम होता है। तो दोनों में पूछा गया है कि जो दूसरा तार है ये नीचे वाला, इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि तार की लंबाई बढ़ रही है क्योंकि तार की लंबाई 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है, और व्यास का आधा हो रहा है, ठीक। तो 2 गुनी हो रही है, तो इस स्थिति में आपका विकल्प है 8 ओम, 16 ओम, 32 ओम, 4 ओम। तो इसकी स्थिति में तार 2 गुना हो गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, लेकिन इसका व्यास, जो व्यास दिया है इसका व्यास मान लेते हैं कि ये जितना भी मोटा होगा इसका व्यास आधा हो गया, ठीक है। तो मान लो कि अगर इसका व्यास कुछ रहा होगा तो उसका आधा करेंगे तो बटे का बटा का ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो उसका अगर आप देखा जाए गुणा होगा तो इसमें प्रतिरोध, इसमें इसका प्रतिरोध जो है तार की लंबाई और इसके व्यास के आधे के अनुसार इसमें 8 ओम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 ओम, 8 ओम, ठीक। इसमें पहला ही विकल्प 8 ओम है तो हमारा पहला विकल्प सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम लगाया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब हम आपको पढ़ाए होंगे विद्युत जनित्र, तो जनित्र में हमने बताया था कुंडली को घुमाने के लिए, ठीक है। तो जब कुंडली घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हम बात करें विद्युत जनित्र में तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी कुंडली में घूम रही है जो धारा, वो किसके अनुसार उसकी दिशा ज्ञात होगी, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें लागू होगा तो इससे हमको पता चल जाएगा। इसमें भी विकल्प ए हमारा सही है, तो पता चल जाएगा कि इसमें किस दिशा से किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आते हैं रसायन विज्ञान में और हमारा अगला प्रश्न है CH3COOH का IPC नाम क्या है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनाइक अम्ल और प्रोपेनाल 1। इसमें आप सीधा सीधा जानते हो कि जब COOH जुड़ता है
तो ओइक अम्ल इसके साथ जुड़ जाता है नाम में, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, एथेनाइक अम्ल, ठीक है। एथेनाइक अम्ल बन जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न पूछ रहा है इस विकल्पों में से एल्काइन का सूत्र है। तो हमने बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तो सीधा सीधा विकल्प है कि इस विकल्प के अनुसार आप देखोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वही एल्काइन का सूत्र होगा, ठीक है। तो इसमें डी वाला विकल्प आपका सही होगा, डी वाला। और डी वाले में CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये आपका डी वाला विकल्प सही होगा। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान, तो उदासीन हो गया जब ना, इसका उत्तर की हम बात करेंगे। तो जब विलयन उदासीन हो गया तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, ठीक है। और ये 7 में हमारा C वाला विकल्प है, अर्थात C विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Na2CO3 × 10 H2O, अर्थात ये तो धावन सोडा हो गया, ठीक है। इसका प्रचलित नाम यानी धोने का सोडा कह सकते हैं। इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा, धोने का सोडा, धावन सोडा, ठीक है बच्चों, ठीक। आपका विकल्प बी सही है। आगे हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, जब कोई पदार्थ अगर हम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम जलाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन का वायु में जलना, ठीक। इसमें पूछा है संयोजन अभिक्रिया है, तो मतलब कोई किसी के साथ जुड़ेगा। तो कार्बन का वायु में जलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को भी स्थापित कर देता है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, इसमें भी हाइड्रोजन को भी स्थापित कर दिया जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अर्थात कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा संयोजन की अभिक्रिया। क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित होता है और धातु से यानी कार्बन के साथ उसका जलाएंगे, उसके साथ क्रिया कराएंगे, तो ये संयोजन अभिक्रिया की बात हो जाएगी। और ये ए वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है कि निम्न में क्षारीय धातु है, ठीक है, जो आवर्त सारणी होती है। साइड में मैंने इधर पीरियोडिक टेबल लगाया हुआ है, तो उसमें पहले समूह में जितने भी तत्व आते हैं सब क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है। तो पहले समूह में आता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। तो इसमें से जो विकल्प होगा, विकल्प के अनुसार हम छांटेंगे कि इसमें से हमारा कौन क्षारीय धातु होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम देखें इसमें, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, तो उत्तर में हम देखते हैं इसमें विकल्प में कौन है, कैल्शियम है, नहीं, ये क्षार मृदा वाला में आ जाएगा। Ag ये तो कह सकते हैं कि इधर वाले में डी ब्लॉक में आ जाएंगे। के है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम भी नहीं, एल्युमिनियम पी ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। यस ब्लॉक वाले की बात करते हैं, वो भी पहले समूह में, तो पोटेशियम होता है। और पोटेशियम कितने विकल्प पे है, बी वाले विकल्प पे, ठीक है। अर्थात हमारा बी वाला विकल्प पोटेशियम सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं आगे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। भैया, जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है, तो पोषण से नहीं है, श्वसन से नहीं है, उत्सर्जन से है, परिवहन से भी नहीं है, ठीक है। अर्थात हमारा उत्तर जो है वो सी विकल्प होगा, और सी विकल्प में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की हम बात करेंगे, इससे हमारा वृक्क संबंधित है, ठीक। मस्तिष्क क्या करता है भैया, आप सभी लोग जानते हो कि आप दिमाग से क्या क्या काम करते हो, सोचने का, समझने का, ठीक है, अपने शारीरिक आंतरिक क्रियाओं का। तो जैसे इसमें सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। कभी कभी डाउट होता है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, आप जानते हो कि जब व्यक्ति कोई ऐसी डरावनी चीज़ सोचता है तो उसको पसीने वगैरह होने लगते हैं, और उस ऑटोमेटिक उसकी धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से इसका भी नियंत्रण हम मस्तिष्क द्वारा करते हैं। फिर कोई समझाता है, कोई सांत्वना देता है, या कोई कहता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है मनुष्य। अर्थात ये सभी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा होती हैं, और इसमें हमारा डी विकल्प सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, ये बात हम यहाँ पे समझते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद की बात करेंगे तो इसमें क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें विकल्प के अनुसार जो दिया गया उसके अनुसार हम छाटेंगे। जैसे प्रोटीन का नहीं होता है, पायरुवेट होता है, फास्फेट, फ्रक्टोज, ये सब नहीं होते, लेकिन पायरुवेट होता है, अर्थात इसमें हम बी विकल्प सही करेंगे, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट। पायरुवेट की क्रिया जो है ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें 2 ATP अणु टूटते हैं। ठीक, आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर में होते हैं, तो हम यहाँ पे विकल्प के अनुसार छांटेंगे। पुंकेसर में क्या क्या होते हैं, तो परागकोश बिल्कुल होता है, तंतु जो डंठली निकले होते हैं उसे तंतु कहते हैं, तो वो भी होता है, अर्थात ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा, ए और बी विकल्प जो हैं वो दोनों होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवाल सही हो रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे, तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न। जो मेंडल के बारे में पढ़ा होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि मेंडल जो थे वो चर्च में, अर्थात गिरजाघर में अपना प्रेक्षण भी कर रहे थे मटर के पौधे पर, और वहाँ पे पादरी का यानी फादर का काम भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प हो जाएगा गिरजाघर। ठीक है, गिरजाघर में मेंडल ने अपना प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था, यानी शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या है, तो शुद्ध रूप में बौने की बात करेंगे तो अर्थात दोनों बौने होंगे। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो सी है वो स्मॉल टी मैच करेगा प्रारूप के रूप में। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, तो हिरन है, बाघ है, मेढक है, सांप है। तो यहाँ पे बाघ को सर्वमान्यता दी जाती है शीर्ष मांसाहारी के लिए। आपका विकल्प बी जो है वो सही होगा, बाघ। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है 20 के 20 विकल्प सही हो रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और आगे भी पेपर में आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए ताकि आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और आपका पेपर मैंने मिलाया। ठीक है, तो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।